Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 5th of May 2020 and here we shall be dealing with all the important articles that an aspirant must go through from the exams perspective. Today we shall be taking 10 articles from the Hindu, 2 articles from Indian Express and 1 article from PIB. So in total we will be seeing almost 13 articles. आज के सारे आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हर आर्टिकल से हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे. तो फ्रंट पेज पे अगर हम गाइस देखें, दो न्यूज़ हैं. कन्फ्यूजन प्रिवेल्स ओवर हु विल फूड माइग्रेंट्स ट्रेन फेयर एंड सेकंड न्यूज़ है नॉट फॉर रिटर्न ऑफ स्टैंडर्ड इंडियंस. दोनों न्यूज़ से हम सेम चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ अनफेयर एंड शॉर्ट साइटेड अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट. वाई? अगर हम इस न्यूज़ में देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने पेमेंट बेसिस इवैक्यूएशन की बात करी है. दैट इज़ जो भी इवैक्यूएटी होगा, जिसको भी इवैक्यूएट किया जाएगा, वो पेमेंट बेयर करेगा नॉट ओनली ऑफ द ट्रैवल बट ऑल्सो ऑफ द क्वारंटीन एंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज़. सिमिलरली अगर हम माइग्रेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अभी एट प्रेजेंट रेलवे, स्टेट्स एंड जो सेंटर है वो आपस में यही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि जो फेयर है वो कौन पे करेगा. तो इस सिचुएशन में अगर हम फेयर की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सैड है, शॉर्ट साइटेड अप्रोच है, ये सही वक्त नहीं है इसको अडॉप्ट करने का. श्रमिक स्पेशल ट्रेन जब चली थी तो यहाँ पे क्लियर था कि 85% सेंटर कॉस्ट बेयर करेगा और 15% स्टेट्स करेंगे. तो ये जो इशू है ये बहुत एमिकेबली रिजॉल्व हो सकता है विदाउट मेकिंग इट एन इशू दैट शुड बी इन न्यूज एट दिस टाइम ऑफ एन आवर. तो यहाँ से जो हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं वो एक छोटा criticism है, especially in this news which you can use in India's approach towards Indian diaspora. इसी पेज पे एक और छोटी सी न्यूज है, states with high swine flu rate record most COVID-19 केसेस. इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो 5 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, दे अकाउंट फॉर 70% ऑफ इंडियाज कोविड-19 इन्फेक्शंस. इसका मतलब ये है कि जो कोरोना वायरस स्प्रेड है वो यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस द इंडिया. और साथ में यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल NCDC एक और बात इन एडिशन बोलता है कि जो स्वाइन फ्लू और सीजनल इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं वो भी सबसे ज़्यादा इन्हीं 5 स्टेट्स में देखने को मिलते हैं. तो गाइज हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट ये करना है कि इंडिया में अगर हम प्रॉपर डेटा यूटिलाइजेशन करें और उसका असेसमेंट करें तो हम एक टारगेटेड एविडेंस बेस्ड अप्रोच का अडॉप्शन कर सकते हैं. इंडिया में हेल्थ केयर स्पेंडिंग वैसे ही नियर अबाउट 1% ऑफ द GDP है, विच इज वेरी लो एंड वी कैन नॉट ओवरनाइट इंक्रीज द फाइनेंसेस. सो वॉट एवर वी हैव एज ऑफ नाउ वी कैन यूज इट प्रूडेंशियली. हम उसे समझदारी से यूज कर सकते हैं. तो जो भी स्पेंडिंग हेल्थ और हेल्थ इंफ्रा रिलेटेड करनी है हमारे देश में, वो अगर हम इन 5 स्टेट्स में टारगेटेड बेसिस पे करें तो इंडिया के हेल्थ आउटकम्स काफी हद तक इंप्रूव हो सकते हैं और इस टाइप के एपिडेमिक्स और फर्दर इन्फ्लुएंजा रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उन्हें हम सब्सटैंशियली कंट्रोल कर सकते हैं. So this is what you have to extract from this news. So now let's directly move to the editorial page, that is the page number 6, because बीच में again city and region specific news है जहां से आज कुछ खास extract हम नहीं कर पाए. एक ये news है पेज नंबर 3 पे जिसको आप देख सकते हैं. यहाँ पे एक इमेज दी हुई है वेयर यू कैन सी अ ह्यूज क्राउड लाइनिंग अप जस्ट टू गेट द लिकर. तो लिकर जो है वो इंडिया ने अलाउ कर दिया है एक्सेप्ट द रेड इन द कंटेनमेंट जोन्स. एंड एज वी सॉ फ्यू डेज बैक कि स्टेट्स का जो 90% रेवेन्यू है वो कुछ ही सोर्सेस से जनरेट होता है जिनमें से लिकर एक है. तो लिकर शॉप्स रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से ओपन करना इज ओके बट फ्लाउटिंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स इन सच एन ओपन मैनर इज डेफिनेटली नॉट गोना वर्क एट द प्रेजेंट सिचुएशन. तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नेंस फेलियर है जिसको आप कोट कर सकते हैं इन द टाइम्स टू कम. एडिटोरियल पेज पे गाइस आज ऑलमोस्ट सारे ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं सब कुछ ही मार्क्ड है यहाँ पे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स पिक अप आवर फर्स्ट एडिटोरियल दैट इज ऐप फॉर वन सीजन. इसमें आरोग्य सेतु ऐप की बात करी गई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप है इंडिया की. अगेन यहाँ पे थोड़े से क्रिटिसिज्म किए गए हैं जो हमने कुछ टाइम पहले देखे थे. तो उन क्रिटिसिज्म के एडिशन में हमें यहाँ पे 1-2 और नए क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहेंगे, जिनमें से पहला है स्टैचू. स्टैचू से ये मतलब है गाइस कि आरोग्य सेतु ऐप डज नॉट हैव एनी लेजिस्लेटिव बैकिंग. कोई लॉ नहीं बनाया है जिसके थ्रू आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया हो टू कलेक्ट द डेटा एट सच अ ह्यूज लेवल. जबकि KS पुट्टास्वामी केस में जिसने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि देयर शुड बी अ लॉ फॉर सच एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. सेकंड जो उसमें क्रिटिसिज्म है वो ये है कि एब्सेंस ऑफ सनसेट लॉ. What is sunset clause? When any law or an executive order is enacted, then at the time of its enactment, its termination time is mentioned. मतलब जब भी कोई एक लॉ बनता है तो वो एंड कब होगा ये पहले ही मेंशन कर दिया जाता है. इसे सनसेट क्लॉज बोलते हैं. आरोग्य सेतु ऐप के केस में जस्ट बिकॉज इट इज अ सिचुएशनल मेजर जो कि सिचुएशन के हिसाब से लिया गया है, तो यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था कि जैसे ही एपिडेमिक खत्म होगा तो जो भी डेटा कलेक्ट हुआ होगा वो अपने आप डिलीट कर दिया जाएगा.
जाएगा, विच गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू डू। अनलाइक यूरोपियन यूनियन, जहां पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स ना ही सिर्फ वॉलेंट्री इन नेचर है, बट वहां पे सनसेट क्लॉज भी मेंशन्ड है, एंड दे प्रिजर्व यूजर्स प्राइवेसी। सो दो द एनैक्टमेंट ऑफ दिस ऐप इज वेल इंटेंडेड, एक अच्छे इंटेंशन के साथ आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है, बट बिकॉज ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बैकिंग एंड एब्सेंस ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ इन आवर कंट्री, इस ऐप को मैंडेटरी बनाना इज नॉट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट एडिटोरियल इज ऑफ कोर्स, जिसमें कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात हुई है, जिसको CWMA भी बोलते हैं, और इसका एनैक्टमेंट 2018 में वाया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हुआ था। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CWMA को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में डाल दिया है, और जिसका क्रिटिसिज्म तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गवर्नमेंट्स डिसीजन। वाई? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पहले जो अथॉरिटी थी, दैट इज कावेरी रिवर अथॉरिटी, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ही थी। एंड जो भी इंटरस्टेट वाटर रिवर बोर्ड्स हैं लाइक कृष्णा, गोदावरी, वो यूनियन मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ही हैं। और 2 साल से CWMA, जब से फॉर्म हुई है CWMA, उसका चेयरमैन नहीं अपॉइंट हुआ है। तो इस टाइप के जो लैप्सेस हैं वो यूनियन मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आने के बाद शायद iron out हो जाए। So that was the crux of this article, guys. Jumping on to the most important article of the day, that is MP LADS, its suspension and why it must go. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह अनाउंस किया कि MP LAD स्कीम को सस्पेंड कर दिया जाएगा 2 सालों के लिए, और जो फंड्स बचेंगे उनको कोविड-19 की फाइट में लगाया जाएगा। यहाँ पे ऑथर ने क्रिटिकली एनालाइज किया है MP LADS को, और उनका ये कहना है MP LADS को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑल टुगेदर अबॉलिश ही कर देना चाहिए। तो ये आर्टिकल आपको MP LADS को क्रिटिसाइज करने के बहुत क्रूशियल पॉइंट्स देता है, तो वो पॉइंट्स को हम क्विकली देख लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, दैट इज द मेंबर of Parliament's local area development schemes, MP LADS, violates the principle of separation of powers. How? By giving legislators the executive power, that is the power of finance. You can similarly use all the observations of CAG directly into your answer by quoting the CAG. So CAG के कुछ observations थे, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। The first one is कि MP LAD scheme का objective था asset creation, but देखा क्या गया है कि the funds are used for the improvement of existing assets in spite of creating new assets. The second thing is substandard works, no accountability and delays in issuing work orders. साथ में रजिस्टर ऑफ एसेट्स को मेंटेन नहीं किया जाता है, जिसके कारण होता यह है कि जो भी एसेट्स का क्रिएशन होता है उनकी लोकेशन और एग्जिस्टेंस का कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। इनके अलावा जो और क्रिटिसिज्म है वो ये है कि देयर इज वाइड वेरिएशन इन द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फंड्स। वाइड वेरिएशंस इन द सेंस, कुछ एमपीज पूरा फंड यूज ही नहीं करते हैं, कुछ एमपीज 1 साल में कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा हैपहज़र्ड मैनर में फंड्स का यूटिलाइजेशन होता है। तो कुछ यूनिफॉर्म इसका एक स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया नहीं है जो फंड्स को यूटिलाइज करने में एमपीज को हेल्प करे। And the last criticism that says is that there is prevalence of high nepotism and favoritism. MP LAD स्कीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे 2010 में अपील्ड किया और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया। तो इस आर्टिकल से आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑल्दो ये आउटराइटली अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं, बट आपको इतना एक्सट्रीम एंड नहीं चूज करना है आंसर्स में, बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, एंड व्हेन दिस स्कीम हैज बीन हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, देन द आर्ग्यूमेंट that it violates the separation of powers is not tenable. So how can we see it positively is when the legislators have been given the executive function, that is the function of finance, वो easily systematic channels को bypass करते हुए local level पे asset creation में help कर सकते हैं, which will be more efficient and will give way to the bottom to top approach just by ensuring robust ऑडिट मैकेनिज्म सिस्टम्स। तो ये हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अ ग्रेन स्टॉकिस्ट विद अ रोल स्टिल रिलेवेंट। इसमें FCI के बारे में बात करी गई है। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि FCI को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कोविड के पहले, लेकिन जब से ये कोविड वायरस फैला है तब से FCI का रोल री इमर्ज हुआ है और उसकी रिलेवेंस समझ में आया है। तो पहले FCI को किन ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज किया जा रहा था वो हम ब्रीफली देख लेते हैं। पहला था स्टोरेज, जिसमें बोला जाता था कि पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, तो जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है। सेकेंड इशू है डाइवर्जन का,
और लीकेजेस का। प्रेजेंट सिचुएशन में ये देखने को मिला है गाइस कि FCI हैज प्लेड वेरी एसेंशियल रोल बाय प्रोवाइडिंग ग्रेन्स टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। और ऑथर ने कुछ सजेशंस दिए हैं टू फर्दर इम्प्रोवाइज द एफिशिएंसी ऑफ द FCI। तो वो सजेशंस पे हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। तो जो फर्स्ट सजेशन है वो ये है कि FPOs मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आप FCI के साथ लिंक कर सकते। दैट इज द FCI कैन टेक द लेवरेज ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क्स ऑफ FPOs एंड SHGs at the local level. Second suggestion is to expand the role of the FCI. That is from grain distribution and procurement. It can take to the procurement and distribution of essential commodities as well, like सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो थर्ड सजेशन है वो दैट इज रिलेटेड टू डेट। FCI के पास नियर अबाउट 2.5 लाख करोड़ की डेट है, तो गवर्नमेंट को इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सो एज टू अवॉइड FCI गेटिंग स्टार्व्ड ऑफ इट्स फंड्स। सो द फोर्थ सजेशन इज रिलेटेड टू द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन दैट द FCI यूटिलाइजेस, व्हिच इज rail. So FCI is overly dependent upon the rail networks for distribution of grains, but now it should also take into consideration road networks as they have far and greater reach. Fifth suggestion has been given by citing the Shanta Kumar Committee. Shanta Kumar Committee was formed to give recommendations for the improvisation of FCI। और यहाँ पे शांता कुमार कमेटी के एक दो रिकमेंडेशंस को कोट किया गया है। उनमें से एक ये है कि FCI को जो अभी डोमिनेंट रोल है प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे उससे हट के स्टोरेज फैसिलिटीज पे भी ध्यान देना चाहिए उनकी ओवरहॉलिंग पे। तो गाइस बेसिकली इस आर्टिकल में अबाउट FCI सजेशंस रिलेटेड टू FCI काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इट इज अ मस्ट रीड फॉर यू। Coming on to the next article, COVID-19 and India's fiscal conundrum। इसमें बेसिकली स्टिमुलस पैकेज की बात करी गई है जो रिसेंटली इंडिया ने दिया। दैट वाज नियर अबाउट 1.7 ट्रिलियन और ये 1% ऑफ द इंडियाज GDP होता है लगभग। और इसका यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अदर कंट्रीज इन एशिया ऑल्सो हैव गिवन फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस लाइक जापान, सिंगापुर एंड मलेशिया। और उनके जो स्टिमुलस पैकेजेस थे वो 20%, 12.2% और 16.2% विद रिस्पेक्ट टू देयर GDP थे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इट्स जस्ट अबाउट 1% ऑफ द GDP। तो ये काफी कम है एंड दिस इज नॉट गोना बी सफिशिएंट फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन की बात करी गई है फॉर द नेक्स्ट फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, कि अगर इंडिया को नेक्स्ट फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लेके आना है तो फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे। तो कुछ ऑप्शंस की यहाँ पे बात करी गई है, जिनमें से पहला ऑप्शन ये है कि इंडिया लोन ले सकता है, जैसे कि अभी ऑलरेडी ले चुका है। हमने कल भी देखा था कि ब्रिक्स ने इंडिया को $1 बिलियन का लोन दिया है। और यहाँ पे कुछ और भी मेंशन्ड है लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इन सब ने इंडिया को लोन दिया है, बट ये जो लोन है इससे फिस्कल स्टिमुलस पैकेज नहीं बन सकता, बिकॉज यू कैन सी दैट नेक्स्ट जो इंडिया को इम्पैक्ट इन प्रैक्टिकल टर्म्स कर सकता है दैट शुड बी नियर अबाउट 5% ऑफ इट्स GDP। मतलब जो अभी फिस्कल पैकेज अभी मिला था उसका 5 टाइम्स एटलीस्ट होना चाहिए, तब जाके इंडिया में कुछ रियल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इतना पैसा यहाँ पे लोन से नहीं आ सकता है। द थर्ड थिंग इज पब्लिक डेट बोरोइंग। एट प्रेजेंट अभी इंडिया की पब्लिक डेट बोरोइंग जो है वो 72% है, तो ज्यादा स्पेस नहीं बचती है और ज्यादा बोरो करने की। द थर्ड ऑप्शन इज टू रिलैक्स द FRBM रूल्स एंड द फोर्थ ऑप्शन इज टू यूज आवर फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया में काफी ज्यादा है, दैट इज नियर अबाउट $476 बिलियन, तो उनको यूज किया जा सकता है। बट अगेन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन करता है इन स्पाइट ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस। एंड दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो इंडिया में कैपिटल इनफ्लोज हैं वो शॉर्ट टर्म है, दैट इज द हॉट मनी। तो कुछ भी अगर वॉलिटिलिटी आती है इंडियन इकोनॉमी मार्केट में या कुछ भी फ्लक्चुएशंस होते हैं तो जो कैपिटल है वो आउटफ्लो बहुत जल्दी होगा, एंड फॉर दैट विल हैव टू मेंटेन गुड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विद अस। सो द लास्ट ऑप्शन दैट हैज बीन मेंशन्ड आउट हियर इज to print money, that is to monetize the deficit, which has not been done since 1997। तो एक ये ऑप्शन है जो कि देखा जा सकता है। सो इस आर्टिकल में बेसिकली फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के सोर्सेस मेंशन्ड है जो कि यूनिवर्सल इन नेचर है। कभी भी इंडिया को किसी भी स्पेंडिंग की जरूरत पड़ेगी, वेदर बी इट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर हेल्थ और फॉर सिचुएशंस लाइक दिस, देन द सोर्सेस रिमेन द सेम, बट व्हाट चेंजेस इज आवर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम देम। यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द ऑप्शंस for mobilizing the finances, and for that this article is a must read. Moving on to the next news guys, this is a news on page number 8 which says that India plays nod
for Gilgit-Baltistan polls. Recently, the Supreme Court of Pakistan ordered the government of Pakistan to conduct polls in the Gilgit-Baltistan region, which is in the POK. तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है बिकॉज दैट रीजन इज प्रोविंशनल ऑटोनॉमस रीजन सिंस 2009 और वहां पे फेडरल अथॉरिटी का इंटरवेंशन सही नहीं है. सेकंड पॉइंट इंडिया ने ये रेस किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लोकल स्टैंड नहीं बनता है कि वो पीओके रीजन पे या गिलगिट बल्तिस्तान रीजन पे ऑर्डर दे, वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है. सो गाइस, ये एक रीसेंट इशू है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में. और अगर आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे कभी भी कुछ भी मेंशन करना चाहेंगे कमिंग मेंस में या कोई भी एग्जाम्स में, तो दिस इज द लेटेस्ट कंसर्न विच शुड बी मेंशन्ड बाय यू. नेक्स्ट न्यूज हमें मिलती है गाइस, डीआरडीओ डेवलप्स अ डिसइंफेक्शन टावर. डीआरडीओ ने डिसइंफेक्शन टावर बनाया है जिसका नाम रखा है यूवी ब्लास्टर. सो ये हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज को डिसइंफेक्ट कर देगा. इसकी एप्लीकेशन दो जगह करने की बातें चल रही हैं. एक हाईटेक सर्फेसेस एरियाज जहाँ पे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, लाइक आईटी ऑफिसेज, तो वहां पे अगर इस टावर को इंस्टॉल कर देंगे. और सेकेंड एरिया जहाँ पे इसको इंस्टॉल करने की बात हो रही है, दैट इज द एरियाज विद लार्ज फ्लोज ऑफ पीपल, मतलब जहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना है, लाइक मॉल्स, होटल्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. सो एक ये छोटी सी न्यूज है, एक छोटा सा डेवलपमेंट है अबाउट द डिसइंफेक्शन टावर. द लास्ट न्यूज ऑफ द हिंदू इज द आईएएस ऑफिसर क्विट्स citing safety reasons. Now this news is very important from the GS4 paper perspective because यहाँ पे examples quote किए बिना आपके points generalistic in nature ही count होते हैं. So you need examples to substantiate each and everything. So this is a very new. So this news not only gives you a good example but also a good point कि सिविल सर्वेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन द सर्विसेज. अगर आईएएस ऑफिसर एक पर्सनल सेफ्टी के रीजन साइड करके अपना रिजाइन करता है, so you can easily imagine the condition of civil services and how challenging it is for women to stay in the services and continuously strive for reform. तो यहाँ पे women आईएएस ऑफिसर के रिगार्डिंग भी आपको स्पेसिफिक एक न्यूज मिलती है और ओवरऑल सिविल सर्वेंट्स कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है. हिंदू यहाँ पे खत्म होता है गाइस. हम इंडियन एक्सप्रेस की जो दोनों आर्टिकल्स हैं वो फटाफट देख लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इन द इंडियन एक्सप्रेस, पीएम एट नाम समिट टेररिज्म, फेक न्यूज एंड डेडली वायरसेस. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द नाम समिट. उस समिट का नाम था नाम कॉन्टैक्ट ग्रुप समिट. एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम सिंस 2014 दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द नाम समिट. नाम समिट को टोटली साइडलाइन कर दिया गया था since the formation of this government. So for the NAM summit, it's a good news that India has again taken it into its consideration और Indian PM ने इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट करा. So यहाँ पे बस आपको यही याद रखना है कि NAM summit हुई थी और Indian PM ने वहाँ पे रिप्रेजेंट करा था. So India is again leveraging non-aligned movement. इस समिट का जो एक आउटकम है that is creation of a task force. ये टास्क फोर्स आइडेंटिफाई करेगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द NAM. कैसी रिक्वायरमेंट्स? रिलेटेड टू सोशल, हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन नीड. तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आइडेंटिफाई की जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली सारे मेंबर्स मिलकर उसको रिजॉल्व करने की प्लानिंग करेंगे. सो नेक्स्ट न्यूज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस सेज व्हाई लिकर मैटर्स टू द स्टेट्स. सो रिसेंटली लिकर बैन हटा दिया गया है एक्सेप्ट फ्रॉम द रेड जोन्स एंड द कंटेनमेंट एरियाज और इस डिसीजन का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है. सो यहाँ पे हमें ये जानने को मिलेगा कि लिकर क्यों मैटर करता है, ये इस डिसीजन क्यों लिया गया था. हमने कुछ दिनों पहले भी देखा था कि स्टेट्स जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंचेस में है एंड 90% ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू जो है वो कुछ ही सोर्सेज से आता है, including stamp duty, registration of vehicles and liquor. So liquor was a part of it. And according to this article, 10 to 15% of the revenue of the state is generated through the liquor. तो लिकर ओपन करने से स्टेट्स को फाइनेंशियली थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी. तो इस आर्टिकल में बेसिकली आपको यही जानने को मिलेगा कि स्टेट के फाइनेंसेस के सोर्सेज क्या हैं. तो इस आर्टिकल को आप एक क्विक रीड दे सकते हैं जस्ट टू नो अबाउट द sources of finances of state governments. एक last news हमारे पास है guys from the PIB which we'll see quickly. It is Union Minister for Rural Development and Panchayati Raj Shri Narendra Singh Tomar launches the Saras collection on the government e-marketplace that is GEM portal. तो recently एक Saras collection नाम का initiative launch हुआ है government e-marketplace पे and the objective of the Saras collection is to help सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन एक्सेसिंग मार्केट. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मार्केट एक्सेस करने में. वो प्रोडक्ट्स तो क्रिएट कर देते हैं बट दे डोंट गेट द प्राइस फॉर इट as they don't have the market access. So through this initiative that is the Saras collection, now self-help groups will be able to get better prices for the products by accessing market as they will be directly placed on the
सेंट्रल एंड स्टेट मार्केट्स। तो ये जो स्टेप है वो बूस्ट करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। एंड अगेन ये इनिशिएटिव आप इजीली यूज कर सकते हैं इन द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. So with this guys, we wrap up the daily news nuts of the day, and we expect you to post your comments, suggestion, queries in the comment box given below. Keep learning guys. Thank you.